गाली गलौज में बिलीव नहीं करता, चाहे वो कितना भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेंबर। मैं किसी को गाली गलौज नहीं करने दूंगा। मैंने गाली गलौज सुनी है। मोमेंट डैम का प्रोसेस हमारी गवर्नमेंट के जमाने में बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड पीटीआई की गवर्नमेंट के जमाने में किया गया। 2017 नवंबर में इसके टेंडर्स को कॉल इन किया गया स्पीकर साहब। जून 2018 में इसके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए। उस वक्त ना हमारी हुकूमत थी, ना मैं वजीर था और ना रज़ाक दाऊद साहब मुशीर थे। हम 300-325 अरब रुपए के मंसूबे को सिंगल बिड पर अवार्ड कर दें, बगैर किसी यार्डस्टिक के, बगैर किसी कंपैरिजन के, पेपर रूल्स का इस तरह सहारा लिए जाए, मैं समझता हूँ ये कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ना मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना मुशीर, ना मेरे मातहत इदारों में किसी चेयरमैन का रोल है कि वो किसी को अवार्ड करे कॉन्ट्रैक्ट। ऑपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि अवार्ड हो गई है, उनको यहाँ भी फैक्ट्स नहीं पता कि अभी अवार्ड नहीं हुई है, फाइनेंशियल बिड खुली है। सऊदी अरब की कमाल मेहरबानी है, यूएई की, हमारे ब्रदर मुल्क, उनकी कमाल मेहरबानी है, चाइना की मेहरबानी है कि वो पाकिस्तान की इस आड़े वक्त फिर मदद को आप पहुंचे हैं। इसमें वजीर आजम इमरान खान साहब कोई कमाल नहीं, अफवाज पाकिस्तान को जो सिपा सलार हैं उनके मुंह को ये एड मिल रही है। मेरी अफवाज के बारे में जिसको खलाई मखलूक कहते थे, आज सिपा सलार की तारीफ की, मैं शुक्रगुजार हूं इनका। पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को मिल रही है, वो जरूर इंस्टीट्यूशन को मिल रही है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को और पाकिस्तान को मिल रही है, इसलिए कि हमारे दोस्त पाकिस्तान को फेल स्टेट नहीं देखना चाहते। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। बहरहाल देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं, हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज बात करेंगे, नेशनल असेंबली का इजलास था, पहला दिन था, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचे, लेकिन जो इशू ज़ेर बहस रहा पिछले दिनों में मीडिया से शुरू हुआ, असेंबली तक पहुंच गया। बहस का महवर जो है वो डैम की तामीर के हवाले से दिया गया कॉन्ट्रैक्ट है, और जाहिर सी बात है कि इस पर तफसील तो वाटर एंड पावर के मिनिस्टर ही बता सकते हैं, फैसल वाडा साहब, और उन्होंने बताने की कोशिश भी की आज असेंबली में, लेकिन बहरहाल सुनने को कोई तैयार नहीं था। अब जब डैम नहीं बन रहा था तब तक तो किसी को होश नहीं था, अब जब डैम बनना शुरू हो गया और वो भी सुप्रीम कोर्ट के मरूने मिन्नत, यानी कि चीफ जस्टिस अगर ना होते या बेंच ना होता या सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ये चीज का इदराक ना होता तो हम तो सारे हालत गफलत में जी रहे थे, हमें तो यही नहीं पता था कि पाकिस्तान का पानी खत्म होने वाला है। लेकिन बहरहाल हमसे मुराद मेरी ये है वो हुकूमत वक्त जो आज आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे असेंबली में, कोई कह रहा है हमारे वक्त में इसकी बिडिंग दी गई, कोई कह रहा था हमारे वक्त में इसकी बिडिंग खोली गई, किसी ने कहा नवाज शरीफ साहब ने 200 अरब इसके हवाले कर दिए, किसी ने कहा आज खलाई मखलूक से लेकर सिपा सलार तक के मुंह को पैसे दिए जा रहे हैं। बहरहाल बात जो भी है, इस पे अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, ऐवान आपका है, आपको इलेक्ट किया है लोगों ने, और अगर आप आवाम को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो ये डैम बनने जा रहा है इसमें किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता कोई मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है, तो इसकी जवाब दे मैं तो नहीं हूं, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब दे सकता है आपको। क्या आपने पेपरा के रूल्स पढ़े हैं? सारी बात है, मैंने तो नहीं पढ़े, लेकिन मैं एक अदना सा जो सहाफ़ी की थोड़ी बहुत रिसर्च होती है, थोड़ी बहुत ही कहूँगी, उस हिसाब से अगर मैं ये देखा जाऊँ तो मेरे पास सिर्फ 2-3 फैक्ट्स मंजर आम पे आते हैं। वो ये है कि मोमन डैम की जो तामीर का कॉन्ट्रैक्ट है वो नवंबर 2017 में एडवर्टाइज किया गया और जून 2018 को दरख्वास्तें मौसूल की गई और जुलाई 2018 को कॉन्ट्रैक्ट एक चीनी कंपनी को दे दिया गया और डेस्कॉन के साथ जॉइंट वेंचर किया गया। वन बिडर इसलिए था, बकौल हुकूमत ने जो आज वजाहत पेश की, उन्होंने कहा कि दूसरा जो बिडर था वो टेक्निकली इतना मजबूत नहीं था। जाहिर सी बात है 309 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 5 साल में डैम बनेगा, 800 मेगावाट बिजली देगा और 12,000 क्यूसेक वाटर जमा करेगा पाकिस्तान के लिए। खुदा के बंदो होश करो, पाकिस्तान
पाकिस्तान में पानी की इस कदर किल्लत है, कोई डैम नहीं बना अयूब के जाने के बाद। अब जो डैम बन रहा है तो आप उस पर सियासत कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। नैब पे आप सियासत करें, जरूर करें, क्योंकि कहीं पकड़ हो रही है, कहीं धक्कड़ हो रही है, उसके पीछे आप नैब चेयरमैन को बुलाना चाहते हैं या उनके पास आप जाना चाहते हैं, इस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन 18 अगस्त को इमरान खान वजीर आजम का हल्फ उठाते हैं, उसके बाद काबीना बनना शुरू होती है। तो मेरी समझ से ये बालातर है कि ये डेस्कॉन रजाक दाऊद साहब या ये चीनी कंपनी, ये कैसे इनको वजीर आजम पाकिस्तान ने इनको अवार्ड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट बगैर रूल्स को फॉलो किए हुए, जबकि वो वजीर आजम ही नहीं थे। तो खैर बहरहाल तहरीक इंसाफ अपनी वजाहत बेहतर पेश करेगी, लेकिन तहम्मुल से अगर शहबाज शरीफ सुनते तो बड़ा अच्छा होता। इल्जाम लगाया और असेंबली से वॉकआउट कर गए। जरदारी साहब भी आज पेश हुए, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की। मांगे तांगे की हुकूमत आखिर कब तक चलेगी? सिपा सलार को नहीं, पाकिस्तान को पैसे दिए जा रहे हैं। खलाए मखलूक से सिपा सलार तक का सफर ऑपोजिशन ने तय किया। बात करते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है कवल शोजब साहिबा ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑन प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स हैं आप, और उसके अलावा तहरीक इंसाफ की एक सीनियर मेंबर भी है। सेनेटर गौस नियाजी साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, महेश कुमार मलानी साहब कौमी असम्बली के रुकन हैं और पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गौस साहब। मैं सेनेटर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज शुरू करना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि जब भी पाकिस्तान में कोई अच्छा काम होने जा रहा होता है तो उसके ऊपर सियासत क्यों शुरू कर देते हैं? और चलें, सियासत करना आपका हक है, बहुत अच्छा किया आपने इस बिडर के हवाले से जो भी बात की। बहरहाल मैं तो इस पे बात नहीं करूंगी क्योंकि जाहिर है ये एक कौमी मामला है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही, तो जवाब तो सुनते जाते ना, वॉकआउट क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। मोस्ट वेलकम सर। देखें, अगर पिछले हमारे 5 साल हुकूमत के देखें तो आप अंदाजा लगाएं कि किसने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका या किसने पाकिस्तान की डेवलपमेंट के प्रोग्राम कराए। ठीक है, देखिए हमारी हुकूमत ने कितने बिजली ऐड की, 11,000 मेगावाट बिजली ऐड की। ठीक है। और ये जो कहा जाता है ना कि हमारी हुकूमत ने किसी ने जो है वो कोई डैम के मुताबिक सोचा नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने पहले नोटिस लिया है, इससे पहले पाकिस्तान शायद खुश्क हो जाता। सियासी हुकूमतें जो भी है, जो भी पार्टी हो, वो पाकिस्तान की पार्टी होती है और पाकिस्तान के मुताबिक बहुत कुछ सोचती हैं। बेशक हमारे दौर में त्यामर भाषा डैम के लिए 100 अरब रुपए की जमीन खरीदी गई। अब 100 अरब रुपए की जमीन जो है वो कोई 1-2 दिन या इसमें 3-4 साल में थोड़ा थोड़ा करके हमने खरीदी। ठीक कह रहे हैं आप, मैं मानती हूं इस बात को, मैं मानती हूं इस बात को। हाँ जी, तो इस ये नहीं कि हम इसके लालम थे, लापरवाह थे, वो छोड़ दे सर। सियासी लोगों की बज़ाहिर लड़ाई नजर आ रही होती, लेकिन मुल्की मामलात में वो जो है एक दूसरे से। नियाजी साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मोहम्मद डैम का ठेका एक बड़ा सवाल बन गया। कहा कि इमरान खान का कोई कमाल नहीं, सिपा सलार की वजह से पाकिस्तान में मदद जारी है। मतलब क्या मतलब है? ठेका कैसा बड़ा सवालिया निशान बन गया? क्या हो गया इसमें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी इसमें मेन चलो कि जी हमारे दौर में एडवर्टाइज किया गया और फिर उसको बिडिंग हुई और फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। डेफकॉन की क्या और कौन सी कंपनी है? डेफकॉन को जी, ये हम सबको तो अपने दौर में कहते रहे हैं, खान साहब अपने दौर खुद में कहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इवन कि जब कोई एक्सीडेंट होता था, रेलवे एक्सीडेंट होता था, तो कहते जी ये जो साद रफीक है उसको रिजाइन देना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो सही इंक्वायरी नहीं हो सकी, यहाँ तक कहते थे। ठीक है। और तो हम यही चाहते हैं कि मोहम्मद डैम अब एक सिटिंग मशीर या वजीर हैं, उनकी कंपनी को अवार्ड किया गया तो सवाल तो उठेंगे ना जी। चलो उसमें चल वजीर साहब में जो मशीर में इतनी अखलाक की जरूरत हो कि उनकी कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया तो वो हुकूमत से रिजाइन दे दें। चलो कुछ तो अक्षोई सर, मैं वजाहत एक छोटी सी करना चाहूंगी क्योंकि रजाक दाऊद साहब मौजूद नहीं है और मुझे नहीं पता कमल को शायद इतनी अपडेट इस हवाले से होगी या नहीं। जी मुझे पता है सर मुशीर है, लेकिन मुशीर बनने से पहले उन्होंने अपनी कंपनी के तमाम डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया था। ये मैंने कहा वो नहीं है तो मैं बता दूं आपको। नहीं उसको देखो ना, अभी ये प्री प्लान थी। अब देखो इसी कंपनी जो चाइना की कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट और इनकी कंपनी को अवार्ड हुआ है, दोनों ने मुश्तरका तौर पे ये बिड जो है ना बिड दी है और जीती है।
اسی کمپنی کو جو چیف تھے اس سے جب چائنا کے دورے پہ عمران خان صاحب گئے تھے تو اس رزاق صاحب نے ان کو ملوایا تھا ان سے. تو سر اب تو کانٹریکٹ ان کے پاس ہے نا, اب تو ظاہر ہے ملیں گے وہ. نہیں چینی کمپنی میں سر یہ تو بعد کی بات ہے نا, یہ تو کانٹریکٹ تو بعد میں ہے, یہ تو اس کا جو بڈ جو ہے کانٹریکٹ پہلے ابھی سر ابھی کھلا ہے فائنینشیل بڈ اس کی. لیکن میری قطع کلامی معاف, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ عمران خان تو 18 یہ تو خیر کمل بتا دیں گے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا سر آپ کو کیا لگتا ہے کس کے اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, بس اتنا بتا دیں سمپل. نہیں گڑبڑ اگر ہوئی ہے یہ نہیں ایک علیحدہ بات ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ایک چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, اور یہی پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. تو ہم تو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ کار کو انگلی نہ اٹھا سکے. پہلے بھی بڑی مشکل سے 2 ڈیموں پہ ہمارا کنسیشن ڈیولپ ہوا ہے, دیامر پاشا اور میمن پہ. باقی تو کالا باغ ڈیم تو ہماری سیاست کی نظر ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیم کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. کمل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں ڈیم کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے, تو اس کے لیے پھر کیا حکومت نے اس کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں آپ لوگ, کوئی کاوشیں کوئی کوششیں کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کی جتنی ریزرویشنز ہیں اس کانٹریکٹ کے حوالے سے وہ دور ہو جائیں؟ تھینک یو جاسمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹروڈکشن میں کافی چیزیں بتا دی ہیں, میں ان کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آج کی جو اسمبلی سیشن ہے اس کی بیس پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور میں اسمبلی کا حصہ تھی, میں موجود تھی جس وقت یہ دونوں سپیچز ہوئیں, اور اس سے پہلے کوسچن آنسر سیشن بھی ہوا, اور جس وقت فیصل واڈا صاحب اپنے واٹر سے ریلیٹڈ کوسچن آنسر سیشن کا وہ اپنا آنسر دے رہے تھے تو آئی واز سٹنگ نیکسٹ ٹو ہم. لیکن پھر کیا ہوا, پھر آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب بہت بے قرار ہوتے ہیں, اکثر ان کا دل ہوتا ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ میں کاروائی ہو رہی ہے, کوئی بل فلوٹ کرنے ہیں, کوئی موشن آگے لے کر آنی ہے, کوئی کوسچن آور ہے, کچھ ہے, اس کو ختم کر کے ان کی سپیچ سن لی جائے. اچھا. اور بیچ میں 2-3 دفعہ وہ اٹھے, انہوں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ مطلب آپ مجھے موقع دے دیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ذرا کوسچن آنسر سیشن ہو لینے دیں. پھر خیر ایونچولی شہباز شریف صاحب اٹھے, انہوں نے اپنی سپیچ شروع کر دی, اور پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ پوری گورنمنٹ کے بینچز سے کوئی ایک آواز بھی نہیں کی گئی, اور ان کی پوری سپیچ ہم نے آرام سے سنی. آپ نے بھی اور پورے پاکستان نے بھی, کیونکہ پورے پاکستان نے بھی پی ٹی وی نشر کرتا ہے نا, الحمدللہ پی ٹی وی اپوزیشن کی نشر کرتا ہے. اس کے بعد ہماری طرف سے آواز اٹھائی گئی کہ انہوں نے اتنے سوال کھڑے کیے ہیں تو اب ہمارے فیڈرل منسٹر کو آگے سے آنسر کرنے دیں. ٹھیک ہے. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں, ابھی زرداری صاحب ذرا اپنی بات کر لیں, اس کے بعد میں آپ کو پورا موقع دوں گا کہ فیصل واڈا صاحب اپنی بات کا جواب ان کی بات کا دیں گے. ٹھیک ہے. پھر جناب محترم قبلہ زرداری صاحب اٹھے, انہوں نے ایک دھواں دار سپیچ کی, اس میں انہوں نے اپنی استادیاں بتائیں کہ میں بہت ایکسپرٹ ہوں, میرے سے آ کے سیکھ لو, آپ لوگ نئے آئے ہو, فلاں یہ وہ بلا بلا بلا, یہ تو مانگے تانگے کی ہے, جو ان کا دل آیا انہوں نے بھی بولا. ٹھیک ہے. پھر ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ جس وقت گورنمنٹ بیچز کا ٹائم آیا جواب دینے کا, جو ہم نے خاموشی سے ان کی بات سنی, تو شہباز شریف صاحب نے ایک بہت ہی بونڈا قسم کا اس وقت بہانہ بنایا کہ آپ سے تو گالیاں گلوچ ہو رہی ہیں, جبکہ خاموشی تھی, پتہ نہیں ان کے کان بجتے ہیں گالی گلوچ پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ان کی طے شدہ اسٹریٹجی تھی اس کے تحت دونوں نے جا کے آپس میں ہاتھ ملایا, جو پرانا مکمکہ ان کا 10 سال سے چل رہا ہے چارٹر آف ڈکیتی سائن کرنے کے بعد سے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد وہ باہر تشریف لے گئے. پھر ان کے باقی وزراء نے, جو سابق وزراء ہیں جو آج بھی اپنے آپ کو وزیر سمجھتے, انہوں نے ایک چیخنا چنگاڑنا شروع کر دیا. کیوں؟ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. خیر بہرحال اس کے بعد فیصل واڈا صاحب نے ان کے سارے جو انہوں نے ریزرویشنز اٹھائی تھی ان کے جواب دیے, جو ابھی آپ نے بھی بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے بڈنگ ہوئی ہے اور کیا کیا غلط باتیں وہاں پہ کوٹ کی گئی ہیں, کس طرح سے پیپرا کے رولز کو غلط طریقے سے وہاں پر اپنی مرضی سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا گیا. شہباز شریف صاحب نے آگے پیچھے سے اپنی مرضی لگا کے سب کے لا کے ہٹا کے تو وہاں لوگوں کو فریم کیا ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں جاسمین, مسئلہ مومنٹ ڈیم کو کنٹروورشل کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ سارا ایک ہی ہے, اور وہ ہے احتساب. پلس یہ کہ اپوزیشن سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی, جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اور ان سے جو ایک پرانی انہوں نے ایک ٹولے اکٹھے کیے ہوئے ہیں سیاستدانوں کے, وہ اس وقت اپوزیشن بینچز پہ آ گئے ہیں اور ٹریجری بینچز پہ ہمارے جیسے نئے فیسز آ گئے ہیں جو عوام کو صحیح ریپرزینٹ کرتے ہیں. بات مومنٹ ڈیم کی نہیں ہے, کیونکہ ڈیم سے انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, نہ ڈیم کے بنانے کی فکر تھی, نہ ڈیم کے ابھی کوئی فکر ہے, نہ عوام سے ریلیٹڈ کوئی تکلیف ہے, نہ عوام کی تکلیفوں کا کوئی وہاں پر احساس ہے. وہاں پہ یا نیب کے رونے روئے جاتے ہیں یا کوئی ایسی کنٹروورسیز. اب آپ مجھے بتائیں, اگر ایک
लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है वो फरमान जारी करें कि सारा कुछ गलत हुआ है, और दूसरे जो एक और अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन जरदारी साहब समझते हैं वो बयान जारी करें। एक कह रहे हैं जी सिपह सलार को सलाम हो रहा है, असल में उनके लिए सारा कुछ हो रहा है और इमरान खान का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये अगर 6 महीने पीछे कैसेट रिवाइंड कर लेना तो फिर इनकी चीखें चिंगाड़ आप सुने। जिस वक्त ये खलाई मखलूक कहते थे हमारे रोल को मैनिपुलेट किया जा रहा है और हमें जो है काम नहीं करने दिया जाता। आज इनकी जुबानें क्या कह रही हैं ये जरा सुन लीजिएगा आप। ये वही इदारा है जिसके लिए ये हजरा सराई करते थे इनके फेडरल मिनिस्टर कोर्ट्स के बाहर खड़े होके। नहीं, आज तो एक और बड़े इदारे का भी इनको एहतराम शो करना चाहिए जिसके बारे में कहते थे रिलीफ दे दिया, बिल्कुल बुग़्ज़ से भरे हुए हैं और वो अब आज न्याजी साहब बताएंगे उसके बारे में, लेकिन थोड़ी देर बाद के अब मेरा ख्याल अच्छा मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी इस पे बात करते हैं। फ्रेज है जी जी जी, इतनी जबरदस्त ये बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के माशाल्लाह पूरी पीपल्स पार्टी और पूरी नून लीग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन अगर बयान करने बैठ जाए ना तो इनको अपने आप काफी चीजों से हटना पड़ेगा। ठीक है, इनके मुंह से वो बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट महेश मलानी साहब हो रही थी हमसे भी। ये मोहम्मद डैम के हवाले से किसी को कोई एतराज नहीं है। ठीक है, ये डैम बनना चाहिए, बनेगा इंशाल्लाह। गुफ्तगू तो हो रही है, इसमें सिर्फ यही बात थी कि जो मिला है वो एक्टिंग एक मिनिस्टर है। ठीक है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मेरी बहन से जी जी, कि सपोज अभी नून लीग गवर्नमेंट में होती या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में होती और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर एहसन इकबाल को मिलता या पीपल्स पार्टी के किसी भी मिनिस्टर को मिलता तो ये मेरे ख्याल में ये तो आज पार्लियामेंट में बात की है शहबाज शरीफ ने, ये तो कंटेनर पे बिल्कुल कॉल देते और सबको मंगवा के ये ऐलान करते कि ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बता दिए कि मिनिस्टर को अवार्ड नहीं है, वो छोड़ चुके हैं उसको। वही बिलावल की जिनका वो रोना रो रहे थे कि 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा मासूम है, वो उसी कंपनी के डायरेक्टर्स में शामिल हैं जो उनके वालिद साहब ने जिसमें उनको इन्वॉल्व तो होना और वो सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं है, उसने कोई ठेका लिया हो या कोई ऐसी बात हो, ओमनी ग्रुप का पैसा आप देखें। ठीक है, पाकिस्तान के कर्जों का जो ग्राफ है, ठीक है मैम, उनके पॉइंट्स जो पाकिस्तान के कर्जों का ग्राफ है वही ओमनी ग्रुप के ऊपर जाने का ग्राफ है और उसी टाइम की ये कंपनीज हैं। ठीक है जी जी, ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ गई हूँ सर। आप लोगों का मौकिफ ये है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे ये बात की जाती थी कि कहीं पर अगर किसी का अपना जाती कारोबार होगा तो वो हुकूमत में नहीं होगा ताकि उसका कोई फायदा ना उठाया जा सके। आप यही कह रहे हैं ना मलानी साहब? बिल्कुल यही है, बाकी रज़ाक दाऊद पे किसी को कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, उसकी कंपनी पे कोई डाउट नहीं है, उस खुद पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बात ये है कि वो एक मिनिस्टर है, सिटिंग मिनिस्टर है, उसकी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उनके लिए ये करना था कि एडवर्टाइजमेंट कर लेते, वो दूसरी किसी अगर कोई पार्टी इससे कम रेट पे अगर आ जाती तो उसको दे देते तो कोई एतराज नहीं उठता। सर जो इंडस्ट्रियल जराए हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये कंपनी जो है वो टेक्निकली सबसे ज्यादा साउंड है और इनके सिर्फ 30% है, 70% तो आपने चाइना को दिया है। चाइना की इस कंपनी पे भी एतराज है आप लोगों को? नहीं, चाइना पे तो किसी को एतराज नहीं। लो जी, क्यों भाई? उन पे एतराज नहीं है लेकिन इन पे है। इनका तो 30% है, 70% तो चाइना की कंपनी के पास है कॉन्ट्रैक्ट, वो बनाएंगे। 30% में भी तो ये है ना, ये सिटिंग मिनिस्टर तो है ना, उसका तो इंटरेस्ट तो आएगा ना। अच्छा सर ये बताएं कि आप लोग तनकीद तो कर रहे हैं, इस्तीफा देके फिर भले ये डैम बना लें, उस पे कोई एतराज नहीं है। वो डैम खुद तो बना नहीं सकते, जाहिर सी बात है, मतलब है उनकी इतनी कंपनी तो कंपनी बनाई। महेश मलानी साहब, मेरा आपसे और न्याजी साहब आपसे दोनों से एक सवाल है सर, दूसरा बिडर कौन था ये बताएं? दूसरा पावर चाइना था, पावर चाइना पावर। अच्छा, नहीं पाकिस्तानी बिडर कौन सा था दूसरा, इसके बारे में भी कुछ? पाकिस्तान में दूसरा नाम मुझे याद नहीं लगे। जो था पर चाइना था, पावर चाइना था। उसने पावर चाइना ने पहले 2 प्लांट पाकिस्तान में लगाए भी हैं। ठीक है, प्लांट लगाए ना, ओके, आप कह रहे हैं पावर चाइना था। उसकी क्रेडिबिलिटी है, तो अच्छा काम किया और जो उसकी मतलब बिडिंग से भी कम पैसे पे और फिर 1 अरब रुपया वापस कौमी खजाने में जमा भी कराया गया। किस प्रोजेक्ट में काम किया उन्होंने? किस प्रोजेक्ट में काम किया? ये जो बलोकी की बात कर रहा हूँ। तो डैम तो नहीं बनाया ना? डैम नहीं, मतलब पावर प्लांट की आवाज। अच्छा ठीक है, महेश मलानी साहब दूसरा बिडर पाकिस्तान से कौन था? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। सर तो फिर आप थोड़ा सा मालूम किए बगैर ही आप तनकीद किए जा रहे हैं सर। नहीं, उसकी ये बात नहीं है ना, भले हो या ना हो। न्याजी साहब दूसरा बिडर FWO था और FWO जी, और यही चाइनीज कंपनी थी। जिस चाइनीज कंपनी का आप नाम ले रहे हैं वो था ही नहीं, वो थी ही नहीं। वो तीसरे नंबर पे हो तो मुझे नहीं पता।
पहले नंबर पे रजाक दाऊद साहब की डेस्कॉन थी और यही बिडर थे चाइनीज। सेकंड पे FWO थी। नहीं डिफरेंट नहीं जैस्मिन डिफरेंट कंपनीज हैं। चाइना वो दूसरी कंपनी है और इस पे FWO के साथ पावर चाइना था। सर इसी 2 बिड्स डाली थी, इसी कंपनी ने डाली थी। थोड़ी सी कथा कलामी माफ सर, थोड़ा गूगल कर लें इसको। मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की है, इतनी रिसर्च मेरी भी नहीं है इस हवाले से, लेकिन क्योंकि आज आप लोगों ने इस पर सियासत की तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा पढ़ लूं। यही कंपनी पहले उसने डेस्कॉन के साथ किया, फिर FWO के साथ किया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि जब डेस्कॉन पे तो किसी को एतराज तो है ही नहीं ना। किस पे एतराज है सर? रजाक दाऊद पे एतराज नहीं है। तो कमल साहिबा आप रजाक दाऊद साहब को हटा देना, क्यों आपने रखा हुआ है उनको? फिर मसला ही खत्म है, बिल्कुल मसला ही मसला ही खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ये ठीक कह रहे हैं। देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अच्छी है उसको मिलनी चाहिए, ठीक है मिल गया है, कोई मसला नहीं है। जी कमल साहिब आप उसको हटा देना अगर उन पे कंट्रोवर्सी आ रही है तो। आपने वैसे कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो बंदा हुकूमत में होगा वो बिजनेस नहीं करेगा, तो आप उनको हटा दें। क्या है आपको मतलब और कोई मुशीर नहीं मिल सकता? नहीं, आज की जो सारी कार्रवाई थी ना उसमें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खटक साहब, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत अच्छी, बहुत मुख्तसर और बड़ी जामे अंदाज में पूरा उन्होंने बयान फरमा दिया था। साथ शहबाज शरीफ को भी एड्रेस किया था कि काश आप अपने दौर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझ सकते। ठीक है, उन्होंने पूरा बयान फरमाया कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं तो अपने सूबे में आप बिल्कुल भी नहीं बिजनेस कर सकते। ठीक है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप वजीर हैं तो अपनी मिनिस्ट्री से रेलेवेंट आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई बिजनेसेस पहले से चल रहे हैं और आप उससे डिसंगेज हो गए हैं तो वो सारी कंपनियां भी आप बंद करवा देंगे। अब वो डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं है, ना वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के इंचार्ज हैं रजाक दाऊद साहब, और जो उनकी कंपनी है वो खुद नहीं कर रहे। नहीं, वो अपनी कंपनी चला रहे हैं या नहीं चला रहे? अपनी कंपनी खुद नहीं चला रहे, उन्होंने छोड़ दी है वो कंपनी। और अगर छोड़ दिया उन्होंने कंपनी। सर जरा नैब पे आ जाए ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा जैस्मीन, ये कैलिबरी फॉन्ट की तरह इनको लग रहा है ये डेट्स में ना हमेशा पीपल्स पार्टी नून लीग वाले कुछ थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। जो काम पहले हो चुका होता है उसको बाद में कोट करते हैं, जो बाद में हो रहा होता है उसे पहले कोट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आपने जो डेट्स बताई, बिडिंग की डेट कब थी और अभी बिडिंग ओपन हुई है, वो डेट्स इन्हीं के दौर की अपने। इन्हीं के दौर में वो सारा कुछ इन्वाइट हुआ है। मिनिस्टर तो नहीं था, वो 18 अगस्त के बाद वाली तो नहीं है। और फैसल वाडा की अगर आप डेट देखें ना, एक मिनट जी, फैसल वाडा साहब की आप फैसल वाडा 3rd टियर में या 2nd टियर में जो लोग मिनिस्टर्स बने थे वो उनमें शामिल है। तो ये मेरा मतलब है कि अगर आप डेट्स देख लें, टाइम देख लें तो उसमें फिर मेरे ख्याल में इस तरह की कंफ्यूजन। और हाँ, इंटरेस्टिंगली इनके जो साबिक वजीर आजम रहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो 4 दिन पहले एक प्रोग्राम में बैठ के पूरे अवार्ड दे के गए ट्रांसपेरेंसी के इसी सारे प्रोसेस को। या तो ये उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है या फिर वो खुद कंफ्यूज थे। अच्छा सर, मैम जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात होगी अगर आप इसको सियासत की नजर करना चाहेंगे बगैर हकाइक जाने, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट की पाकिस्तान में वैसे तो दूसरा डैम है वो, लेकिन ओवरऑल जो एक कैंपेन अवेयरनेस या किसी ने पैसे की जो शुरू की फंडिंग के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आगाज किया और मेरे ख्याल से आई थिंक वो हर चीज देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और ये उनके भी नजर में होगा। अगर इसमें कोई जरा सी भी उनको लगेगा ऐसी चीज है तो वो इसको खुद देख लेंगे, लेकिन हम अगर इसको कंट्रोवर्शियल बनाएंगे पूरे नेशनल प्रोजेक्ट को तो ये अफसोस की बात होगी। जरदारी साहब ने आज एक एंट्री दी और उसके बाद उन्होंने नैब के हवाले से भी कुछ सजेशंस दी, उस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जरदारी साहब ने आज एंट्री मारी और उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं है, मैंने बड़ी नैबें देखी हैं और देखता रहूंगा। मसला ये है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मुझे अपना नहीं आपका गम है। महेश मलानी साहब, आज जरदारी साहब ने बड़े मशवरे दिए नैब के हवाले से भी और उन्होंने कहा JIT की गूंज हो रही है, मेरे खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, मैं तो इसका आदी हूं और ये मांगे तांगे की हुकूमत खुद ही अंदर से इसको दीमक खा रही है, खुद ही गिर जाएगी, हम नहीं गिराएंगे। ऐसी बात कुछ नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ अरसा पहले की थी। तो ये नैब के हवाले से क्या सर मसला था आज जिस पर उन्होंने बात करना समझा?
जासिम जी, जरदारी साहब ने तो बिल्कुल पॉजिटिव एक बात की थी, पार्लियामेंट को मजबूत करने के हवाले से बात की थी। अच्छा, कि पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए, पार्लियामेंट का इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसने खुद की बात नहीं की थी, उन्होंने जनरल हर पार्लियामेंटेरियन के हवाले से बात की थी, पॉजिटिव बात की थी कि ये सबको, आज पीपल्स पार्टी है, नून है, कल पीटीआई है या कोई भी पार्टी है, उसके हवाले से एक पार्लियामेंटेरियन की इज्जत होनी चाहिए। उसमें एहतसाब के हवाले से तो डिनाई नहीं किया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बने एक, और वो क्या करे, पार्लियामेंट्री कमेटी बने, और पार्लियामेंटेरियन के हवाले से बात आए कि अगर वाकई उसने कोई करप्शन की है या उस पर कोई चार्जेस है, बिल्कुल वो नैब में जाए केस, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात की है। उसने पार्लियामेंट को मजबूत करने के हवाले से कहा है, उन्होंने हुकूमत गिराने के हवाले से भी कहा है कि हम इनको गिराना नहीं चाहते। वो बार बार कहते रहते हैं कि हम महेश मलानी साहब, ठीक है, मैं ओके, न्याजी साहब आप बताइए, आप लोगों का भी यही मशवरा है, आप भी यही चाहते हैं कि पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी बने, फिर नैब उससे अप्रूवल ले, उनको बताए कि जी फलाने बंदे पे, फलाने पार्लियामेंटेरियन पे ये केस है, वो केस है, ऐसा है, वैसा है, हम इनकी इंक्वायरी करना चाहते हैं, हमें इजाजत दें। ये इस तरह का नैब चाहते हैं आप लोग? नहीं जैस्मीन, बात यह है कि जहां तक नैब के चेयरमैन को तलब करने का सवाल है जी, तो उसमें तो पार्लिमानी कमेटी कोई भी हो, चाहे सेनेट की हो, कौमी असम्बली की, तलब कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। जब डीजी आईएसआई को तलब कर सकती है तो ये तो नैब तो खैर मेरे ख्याल में बाद में आता है जी, ठीक है। और रवायत भी ऐसी है कि सेनेट में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी तशरीफ ला चुके हैं, डीजीआई। लेकिन सर एक बात है ना, फिर जब वो आके जाते हैं तो आप लोग तारीफों के कलमात पढ़ देते हैं उनकी। ये बातें जो आप टीवी पे बैठ के करते हैं, ये सेनेट में भी सुनाए ना डीजीआई को। उसका जो उनका आना मतलब है उस पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम करना है। हम चाहते हैं वो तस्लीम करें और दिल से तस्लीम करें। अब सर दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। हम तो चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने डोमेन्स में काम करें, चाहे नैब हो चाहे कोई और अदारा हो, हम पूछे जाते हैं। और जहां तक उसको तलब करें कि जिस तरह अब जरदारी साहब ने जो बात कही या हम कह रहे हैं, नैब ने जिस तरीके से एक पॉलिटिकल डिसीजन लिए, जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की पार्लियामेंटेरियन की, वो काबिल अफसोस है। ठीक है, हम उसका चाहते हैं कि देखो वैसे तो तमाम इदारे कहते हैं, अदलिया कहती है हमारा अपना एहतसाब का तरीका है, हमारी ऑनरेबल जो फौज के सरबराह फौज है वो कहते हैं कि जी हमारा अपना तरीकाकार है। एक पार्लियामेंटेरियन जिस पे सारे इदारे चढ़ दौड़ते हैं कि जी, और चाहे मैं आपको भी ब्लेम करूंगा, आप मीडिया भी चढ़ दौड़ता है पार्लियामेंटेरियन पे सिर्फ, और इसको कोई नहीं बख्शता। सर इसलिए तो क्योंकि आप वोट लेके आते हैं ना, हमारे वोटों से आप मुंतखब होते हैं, तो हम आपसे ही तो सवाल करेंगे। मैं भी एक वोटर तो हूँ ना, लेकिन ये भी होना चाहिए ना, एक यास्मीन, एक जो आजकल मैंने बनता है ना, कम एवरेज 1 लाख वोट लेता है, यानी कि 1 लाख अफराद का वो नुमाइंदा होता है। उसकी कुछ चीजें तो होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। और फिर जहाँ हमारे जो इदारे, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, चाहे जिस तरह की, फिर उन पे ठीक है, ओके, आई एग्री विद यू। मैं न्याजी साहब आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, मैं आपकी इस बात से एग्री इस हद तक करती हूँ कि बिला वजह पगड़ियां उछालना और ये नहीं करना चाहिए कि जी अपनी मर्जी के छोड़। और वैसे एक बात है कंवल साहिबा, एक बात बताइए, ये तो आपकी हुकूमत में भी अभी आप लोगों ने कहा था कि हम ऐसा एहतसाब करेंगे, वैसा एहतसाब करेंगे कि सारी जिंदगी लोग याद रखेंगे और लुटी हुई दौलत भी ले आएंगे। खैर मुझे नहीं लगता वो दिन देखने को मिलेगा, लेकिन बहरहाल मैं आपसे, आज सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरजनिश की, उन्होंने कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम के ऊपर चाइना में फांसी दे दी जाती है और आप लोगों का काम कितना स्लो है। बहरहाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नैब के चेयरमैन जो है या नैब का इदारा, मैम वो किस उसूलों के तहत चल रहे हैं? उनके अपने कोई बनाए गए उसूल हैं? मतलब है किसी को उठा लेते हैं, किसी को नहीं उठाते, किसी को जेर हिरासत रखते हैं 7-7 महीने बिला वजह, 8-8 महीने, किसी को खाली बदनाम करते हैं, बड़े आदमी पे हाथ डालते हैं, वो घबराते हैं, छोटे को जल्दी पकड़ लेते हैं। तो क्या यही वजह है कि आज ऑपोजिशन उनसे नाला है? जैस्मीन देखिए, पहली बात तो ये कि मैं नैब की इस वक्त सफाइयां नहीं दूंगी क्योंकि मैं नैब की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं तो गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन हूँ। नहीं मैम, लेकिन आज क्योंकि नैब की डिस्कशन हुई है ना पार्लियामेंट में, इसलिए मैं उस पर बात करती हूँ जी, मैं उस पर बात करती हूँ।
मुझे अगर आप मौका देंगी तो इन दोनों ने अब बात की है तो मैं अब दोनों के सवालों के जवाब जरूर दीजिए। पहली बात तो ये कि देखिए नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके अपने कवानीन है, वो अपनी कवानीन के तहत चलता है, अपनी डोमेन है उसकी, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। ठीक। और ये आज से नहीं है, ये डिक्टेटर साहब के जाने के बाद 10 साल इन दोनों की हुकूमतें थी और इनके पास नून लीग के पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। इन्होंने अगर इसके नैब के कवानीन में कोई अगर चेंजेस लानी थी तो यही जरदारी साहब थे, और ये लोग पहले भी भाई भाई थे, ये कोई आज पहली दफा भाई भाई नहीं बने, ये बड़े अरसे से भाई भाई हैं। और ये जब इकट्ठे बैठते थे, दावतें खाते थे, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी। जिस वक्त जाती उमरा में गए हैं जरदारी साहब 70-72 के करीब खाने पके थे, नवाज शरीफ अपनी गाड़ी को ड्राइव करके उनको जाके हेलीपैड से लेकर और जाती उमरा गए थे। नैब तो उस वक्त भी मौजूद था और ये केसेस भी उस वक्त मौजूद थे। 2015 में पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस बने थे, 2016 में इनके ऊपर, ये कोई 18 अगस्त 2018 के बाद कोई केस नहीं बना फिलहाल जिनके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। सो इनको पता था और नैब को खुली छुट्टी इन्होंने खुद दी थी, क्योंकि उससे पहले एक दूसरे की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और स्कोर सेटलिंग के लिए ये नैब को हमेशा यूज करते रहे हैं, तो खुद ही इन्होंने ढील दी। अब अचानक से 4 महीनों में इनको टेंशन हो गई शुरू। और पीर मजहर साहब है पीपल्स पार्टी के, अभी मैं अगले दिन उनके साथ एक प्रोग्राम में बैठी थी, उन्होंने पहली दफा मैंने उनके मुंह से कोई रैशनल बात सुनी कि देखें इससे इमरान खान या इनकी पार्टी का क्या लेना देना, ये तो हमारा अपना कसूर है कि हम दोनों हुकूमतों में थे लेकिन हमने एक दूसरे के साथ अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और स्कोर सेटलिंग के लिए ने आपको नहीं रिस्ट्रिक्ट किया। नहीं तो आप कर देना। अच्छा अब इसमें अब मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नैरेटिव अब ये खुद बिल्ड करें, इसलिए कि अगर केसेस बने हुए थे और वो अब अपनी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं और नैब के लॉज हैं। अब आज जो जरदारी साहब फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं कि कमेटी में आना चाहिए और कमेटी इजाजत देगी तब आप किसी पार्लियामेंटेरियन पे हाथ डालें, इस तरह नहीं हो सकता। आपको मैं बता दूं कि जो पब्लिक मैम क्या हुकूमत इस बात पे पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है, बंदे तो 50 दिन 55 दिन जेल में रहे हैं, उनके पास रहे, और जो हुकूमती बंदे हैं वो इमरान खान की दाएं बाएं बैठे रहे। नहीं, ये नैब की अपनी डिस्क्रिप्शन है ना, आप अपनी मर्जी से एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं करेंगे। आपका नैब का गठजोड़ है। देखिए 2015 वाले केसेस 2018-19 में जाके अच्छा एक सेकंड जरा खामोश सर हमारी बहन कह रही थी कि जी देखो साहब मुझे बात पूरी करने दें। एक सेकंड मेरा सवाल सुन लेना, मेरा सवाल सुन ले। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो तजवीज दी है जरदारी साहब ने, क्या हुकूमत इस पर मानेगी? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कोई घर की बांदी है नैब, वो पहले आए बाजू जोड़े फिर उनके बाद इनसे इजाजतें ले, सारी अपोजिशन एक तरफ हो जाए। आप लोगों की नहीं सुनने, आप मुझे बताएं उनको जवाब देने। जब पॉलिटिकल लोग अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हैं, 17 मिनिस्ट्रियां साथ रख के 3 ब्यूरोक्रेट्स को साथ मिला के लूट खसूट कर रहे होते हैं, उस वक्त वो कौन सी कमेटियों से पैसे की करप्शन साबित नहीं, और आज हमारे केस में बेल हो गई है। इस बात का सबूत है जो भी नैब ने किया वो गलत किया, और वो नैब इमरान खान नियाजी का गठजोड़ था। सर किस केस में आपकी बेल हो गई है? नहीं होगा, और नैब को पॉलिटिसाइज किया था, हम अब्दुल्ला साहब बरी हो गए। इमरान खान नियाजी का नहीं, वो शरीफों का काम होगा जो इमरान नियाजी और नैब का गठजोड़। जस्टिस कय्यूम की वीडियोस इनके तौर पर। अच्छा महेश मलानी साहब, सर जिसने तजवीज दिया उनका मौक़िफ़ तो सुन ले। महेश मलानी साहब ये एक तजवीज दी गई है, सर एक समाज में अगर इसी जिद में हमारी जमानत को एक्सटेंड कर दिया। जी मुझे पता है सर, मुझे पता है। आज तो आपको नहीं मानेंगे, क्यों बार बेल होती इस पे? ठीक है, कोई भी अच्छी तजवीज होगी उसको भी नहीं मानेंगे, हर बात को कि हम नहीं मानेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में इनकी हुकूमत चलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या होगा फिर? इनको सजेशन लेनी चाहिए जिसमें हुकूमत का जो सिस्टम है वो चले। अभी हुकूमत का कोई सिस्टम नहीं चलता, सिर्फ नेगेटिव बात करते ही रहते हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, कोई पॉजिटिव लेके चले। असेंबली को भी चलाना आपका काम है, काम करना, अपनी बात करें, अपना नैरेटिव। अच्छा हाँ, वैसे एक सेकंड मैं सर मुझे पूछने तो देना। खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। सर प्लीज एक सेकंड रुके। महेश कानून वगैरह ये नहीं तो न्यासी साहब एक सेकंड रुक जाएं। सोचें तो सही। महेश मलानी साहब पहले मुझे एक बात बताएं, पहले आप सजेशन देते हैं फिर हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर आप वॉकआउट कर जाते हैं। तो सर जब जरदारी साहब ने मौक़िफ़ दिया तो आप लोगों ने सुना क्यों नहीं कि वो क्या कहना चाहते हैं?
اس کا یہ تھا کہ ان کو ماحول خراب کرنے کی عادت ہے. وہاں کسی نے گالی دی ہے, کیا گالی دی ہے تو وہ آپ لیڈر آف اپوزیشن سے نہیں بولا ہے, وہ ایسے تو جھوٹ نہیں بولیں گے وہاں پارلیمنٹ. ہر وقت آپ ایسے کیسے ماحول صحیح رہے گا؟ سے پکوڑے اکاؤنٹ سے پیسے لے کر رہے ہیں, یہ وہی اسپیکر صاحب تھے نا جو ان کو پروڈکشن آرڈر دے دے کے بلاتے ہیں. اگر لکھ کر رہے ہیں تو آپ یہ وہی اسپیکر صاحب ہیں جو ان کو پروڈکشن آرڈر دے کے بلواتے ہیں, اور آج انہوں نے اسپیکر صاحب کے کہنے پہ بھی نہیں یہ رکے جبکہ گورنمنٹ بینچز خاموش بیٹھے تھے. پرابلم ساری یہ ہے کہ سننے کا حوصلہ نہیں تھا کیونکہ جو وہ پھلجڑیاں چھوڑ کے گئے تھے ان میں جھول تھے, جو یہ سٹیٹمنٹس ان میں جھول تھے. اور دوسرا یہ اسمبلی کے سیشن کو کبھی سموتھلی چلنے دینا ہی نہیں. ایک سیکنڈ کمل صاحبہ ایک سیکنڈ میری بات سنیں. کبھی جب یہ سموتھلی چلنے دیتے ہیں تو وہاں سے گولہ باری شروع ہو جاتی ہے. کبھی فواد چودھری صاحب بولتے ہیں, کبھی وہ بولتے ہیں, اور آپ جے آئی ٹی کے حوالے سے مطلب ہے اتنے بڑے بڑے آپ لوگ بیانات دیتے ہیں, فلانا اندر ہونے والا ہے, فلانا اندر ہونے والا ہے. بھائی تو وہ کس طرح سنیں آپ کی یہ باتیں, اور کیوں سنیں؟ آج تو ایسا کچھ نہیں ہوا نا. آج پانی کے معاملے پہ بات کر رہے تھے. آج حکومت, آج کسی قومی مسئلے پہ بات ہو رہی تھی نا. مومن ڈیم سب کا انٹرسٹ ہے. نیازی صاحب, اچھا سر میم رک جائیں. اب نیازی صاحب یہ سب کا انٹرسٹ ہے نا, تو جب شہباز شریف صاحب نے ایک سوال اٹھایا اور ان کو اسد کیسر صاحب کہتے رہے سر رک جائیں میں گارنٹی لیتا ہوں, تو کم از کم وہ بات سن کر تو جاتے نا. آپ نے الزام لگا دیا, اس کے بعد جواب نہیں سنا اور چل پڑے آپ اسمبلی سے. نہیں وہ شہباز دیکھو وہ تھوڑے ان کی طبیعت بھی خراب ہے, اس پہ آپ اس پہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو طبیعت ٹھیک ہوتی ہے ان کا. اور پھر یہ تو صاحب باقی جو اسمبلی وہ تو بیٹھی تھی, اگر وہ نہیں تھے سارے اپوزیشن سارے. جی مہیش ملانی صاحب, جی مہیش ملانی صاحب بتائیں گے سر ہوا کیا. میں بتاؤں پہلے سر پلیز ان کو ایک لاسٹ پوائنٹ دینے دیں. سر کیا کہہ رہے ہیں آپ ملانی صاحب؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں یہ بھی ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی بائیکاٹ کر کے جاتا ہے تو ان کے 2-4 ممبر سینئر ممبر وہاں جاتے ہیں, مناتے ہیں ان کو کہ آپ واپس چلیں, کیا مسئلہ ہے ان کے سنتے ہیں. گئے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم اکیلے بیٹھے ہیں بل پاس کر لیتے ہیں. ایسے اسمبلی نہیں چلتی ہے. سر آپ کو میم حکومت کو ویسے ضرورت تو پڑے گی, فوجی عدالتوں کی توسیع کے حوالے سے بھی تو آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی, تو میرے خیال سے اسمبلی کو مل جل کے چلائیں. یہ ہوتا رہتا ہے. پیپلز پارٹی کا جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی تھی یہ بائیکاٹ کرتے تھے, وہ سینئر وہاں جاتے تھے, ان کو منانے جاتے تھے. آج خلائی مخلوق سے سپہ سالار ہو گئے, آپ بے فکر ہیں. جس وقت فوجی عدالتوں کی ایکسٹینشن کی بات آئے گی کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا ان میں سے. چلے یہ تو وقت بتائے گا, وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. بہت بہت شکریہ غوث صاحب آپ کا, ملانی صاحب آپ کا, کمل آپ کا بھی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ناظرین کل انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.